बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये जो कहते हैं हंसना हंसाना होता है, ये जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। हकीकत में जो लोग हमें हंसाते हैं ये वो लोग होते हैं जिनका दिल अंदर से मखलूक के लिए रो रहा होता है। वो नरम दिल होते हैं और जो दूसरों को रुलाते हैं तो वो शकीउल क़ल्ब होते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त इस मुल्क में रुलाने वाले तो बहुत हैं। हमारे लीडर हों, हमारे कायदीन हो, हमारे जज हों, हमारे जर्नैल हो, हमारे जर्नलिस्ट हों, सब रुलाने का काम करते हैं। लेकिन जो हंसाने वाले हैं बदकिस्मती से, वो हंसाने वाले पे दर पे उनके साए से हम महरूम हो गए। तो हमने ज़रूरी समझा कि कम से कम ये ईद के मौका पे हम रुलाने का काम ना करें और एक ऐसी शख्सियत के पास जाएं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर अंदर से वो जितना रोया ये तो वो जानते हैं और उनका अल्लाह जानता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर हंसाते रहें, अपने घर वालों को भी हंसाते रहें और न सिर्फ ये कि घर बसाया बल्कि घर हंसाया भी, और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे ख़ित्ते को हंसाते रहे। और एक ज़ुबान में नहीं, दो ज़ुबानों में नहीं, 3 ज़ुबानों में वो हंसाते रहें। तो हम हाज़िर हुए हैं अनवर मसूद साहब की खिदमत में और उनके साथ उनकी बहू जो बड़ी हद तक उनकी जानशीन भी है, शनीला अमार साहबा, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और अमार मसूद साहब। तो बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। वालेकुमुल मुबारक। साफी साहब, आपने मेरे बारे में जो बड़े मोहब्बत से जो बातें की हैं, मैं उनका बहुत ममनून हूँ। जो आपने मेरा बहुत पुराना शेर सुनाया, जो मैं जब एफए में पढ़ता था उस वक्त कहा था कि जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, और ये ईद के हवाले से वो बात बहुत अहम लगती है कि बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पैदा होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा है। मुझे किसी ने पूछा था, हाँ, नईम बुखारी ने, कि प्रोफेसर साहब मिज़ाह क्या होता है। मैंने कहा इसके अंदर एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। और अपने इस मिजाज का मुझे देर तक इल्म नहीं हुआ, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ। ये बात है अयूब खान साहब के दौर की। हैं जी, आपको मालूम है वो दौर तो हमारी तारीख का, कि उस ज़माने में ये रोयत हिलाल का मसला पैदा हुआ। और आपको मालूम है ये पैदा हुआ तो फिर कई हमें सिर्फ मालूम नहीं, हम हर साल भुगतते हैं, अभी भुगत रहे हैं। और ये शुक्र है कि इस महीने में, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो किसी शायर ने कहा था, ईद का चांद हूँ मैं वक्त से 2 दिन पहले, रब ने चाहा तो पेशावर में नजर आऊंगा इंशाअल्लाह। तो देखें, अब अल्लाह करे जैसे रोज़ों के महीने के बारे में इत्तेफाक हुआ तो अयूब के ज़माने में ये इख्तिलाफ पैदा हुआ था। तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर मिजाज भी मौजूद है। तो मैंने एक कता कहा, वो आपकी नज़र करता हूँ। चांद को हाथ लगाए हैं ले हिम्मत, चांद को हाथ लगाए हैं ले, उनको ये धुन है कि अब जानिब मरीख बढ़ें, एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद हमें, हम इसी सोच में हैं ईद पढ़े या न पढ़े। आप अंदाजा करो। हाँ, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। जैसा कि आप कहते हैं, हमारे पास
सूबों में जल्दी नजर आ जाता है जी। और निकलता है कि आधी रात तक रूपोश रहता है, निकलता है कि आधी रात तक रूपोश रहता है। हमें मालूम हो कैसे कि इसका मुद्दा क्या है। मुनासिब है यही अब तो कि हर ईद से पहले कमेटी चांद से पूछे बता तेरी रज़ा क्या। तो ये आपने जो बात की, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं उसकी मखलूक को खुश करने की कोशिश करता हूँ। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। वाह। हाँ जी। तो मैं बहरहाल ये अल्लाह ने मुझे मैंने लेकिन इसके पीछे क्या फलसफा है कि बाकी बहुओं में आपने इसको चुना है, आप इनके साथ होते हैं? नहीं, मुझे सारे अजीज हैं। नहीं, अजीज तो सारे हैं, लेकिन कब्जा इन्होंने किया हुआ है जी। अब ये मैं मकबूजा अनवर मसूद जिसे अमार मसूद और शरीला मसूद ने मकबूजा किया। मैं आप ज़रूर कहूँगा, मेरी जितनी बहुएं हैं, मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो सारे मेरी खिदमत करते हैं और बहुत ज़्यादा। अलबत्ता यहाँ चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, इन्हें खिदमत का ज़्यादा मौका मिलता है और मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इन्हें इस खिदमत की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। भाभी ये क्या चक्कर है आजकल? जादू वादू का बड़ा जिक्र होता है तो ये चक्कर नहीं है, ये कोई भारत का निशान नहीं है। वो तो चल रहा है। ये आजकल जादू वादू का भी बहुत दौर है। तो बाकी सब बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन अब्बू पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको खिदमत की सआदत हासिल हो रही है और इतने खुश भी हैं आपसे। ये हमारी खुशनसीबी है कि अब्बू हमारे साथ रह रहे हैं और हमें भी अब्बू की ज़रूरत है। हमें हर बंदे को दुआओं की ज़रूरत होती है, घर के बुजुर्ग की ज़रूरत होती है। तो अब्बू की वजह से मतलब हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा होता है। हम आपस में लड़ भी नहीं सकते अब्बू की वजह से। अच्छा। हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। वरना अमार भाई लड़ना चाहते हैं। जी जी जी, वो जहाँ पे कोई लड़ना चाहेंगे, कोई आर्गूमेंट करेंगे, बेटा क्या हो रहा है, अमार वहीं पे चुप करके बैठ जाएंगे। तो देखिए अब्बू की वजह से मुझे बड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है ना कि अमार मेरे साथ लड़ नहीं सकते। नहीं, इनकी वजह से तो बहुत सारे। जब ये लड़ते हैं तो मैं अदलिया बन जाता। नहीं, अदलिया नहीं, आपका जिरगा लग जाता। जिरगा बन जाता हूँ भाई। जिरगे का दूसरा लफ्ज अदलिया ही तो है। लेकिन फैजीसा वाला अदलिया होते हैं या कि अताबंदयाल साहब वाला इदला होता है? अब्बू इंसाफ पसंद है, फैजीसा वाले होते हैं। अच्छा अमार भाई, ये हमारे इतनी अजीम हस्ती को आपने मकबूजा कैसे बनाया हुआ? मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो ये है कि आप हमारे घर तशरीफ लाए और इस तरह का प्रोग्राम जो है जरा। तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा भी घर। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये दो शख्स है, ये अब्बू का घर है। हाँ। ये और इनका घर सबका घर है। नहीं, इन प्रोग्राम में जो 4 लोग शामिल हैं, बाकी 3 लोगों का ये घर है और सिर्फ जिसका नहीं है वो मैं हूँ। आपने ऐसा सेटअप आज तरतीब दिया है कि जो लोग मुझे ज़िंदगी में बहुत अजीज़ हैं या जो लोग मुझे डांट सकते हैं, दोनों मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं। और इनकी दादी प्यार से इन्हें पोला कहला करती है। अच्छा। हाँ, हमारे घर ईद पे ना बड़ा मंजर होता है। यार बताओ ना कि किस तरह लोग अब्बू के, हम सारे बहन भाई, उनके बच्चे औलादें अब्बू के गिर्द इकट्ठे होते हैं। ईदी पे बाकायदा झगड़ा हो रहा होता है कि पिछले साल रेट ये था, इस दफ़ा इन्फ्लेशन आ गया तो इस दफ़ा कितना रेट होगा, और काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद एक तरफ आप लोगों ने मकबूजा भी बनाया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे लेते भी हैं। तो ये तो इंडिया कश्मीरियों के साथ भी नहीं करता और इजराइली फलस्तीन। अच्छा साहब, ये एक ज़माना था जब मैं छोटा था, मैं ईदी लेता था। अब मैं ईदी देता हूँ यानी लेने के देने पड़ गए हैं।
लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ईदी वसूल करने वाले को जो बच्चे मेरे हैं उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे ईदी देकर खुशी होती। ये तो अजीम लोगों की निशानी है। नहीं, लेकिन ये आपने मुझे अजीम कहा है, मैं तो नहीं हूँ, मेरे वालिद साहब का वो नाम अजीम थे है। ना, तो अजीम का बेटा भी अजीम ही होगा ना। लेकिन ये आपका जो बेटा है जी, ये माशाल्लाह, ये तो ईदियां तो इनको देनी चाहिए, क्योंकि आजकल नोट करो भाई। अच्छा, इस नोट करो में ना भी नोट का लफ्ज आ गया है ना। हाँ, उसमें भी नोट का लफ्ज आ और गया। ये नोट का लफ्ज आ गया है, और फायदा क्या, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब नई करेंसी नहीं देंगे हम, तो जो हमने फाटे पुराने नोट लेने हैं क्या? नहीं, लेकिन पिछली हुकूमत ने इनको और हम जैसे लोगों को एक और टाइटल भी दिया हुआ है। हाँ जी, वो 75 का। ना 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 ना, वो तो नोट नया है। हमें पीटीआई वालों ने लक़ब दिया हुआ है कि ये आपका बेटा भी लिफाफी है, लिफाफे लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे ये आपको देते नहीं है लिफाफे जो लाते हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो ये अनवर मसूद का बेटा है, ये कभी नहीं छुपाएगा अगर लिफाफे लाएगा, लेकिन वो नहीं लाता। अगर लाता तो जरूर दिखाता। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भाभी आपको लिफाफे देती है कि क्या चक्कर है? मुझे तो वैसे आज तक क्या कसरत ही आप- रही है, और मैं पूछती भी रही हूँ। जब भी ये इल्जाम लगते थे, मैं हमारे से पूछती थी, हमारे वो लिफाफे घर नहीं आते हैं, वो जाते कहाँ हैं? या आपने कोई ऐसा अकाउंट खोला हुआ है जहाँ पे वो जाके रख देते हैं, मुझे नहीं पता, या मेरे अलावा कोई और क्योंकि लिफाफे घर नहीं आते। और लिफाफों का शोर, एक तो प्लॉट भी हमें इतने ज्यादा मिल चुके हैं कि मुझे लगता है मलिक राज से ज्यादा प्लॉट हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन और उसके अलावा लिफाफे भी और हालत ये है कि हालत ये इतने है कि यही दूर एक दराज प्लॉट इलाके है, में। यही एक प्लॉट है जिसपे हम बैठे हुए हैं, और वो भी इस्लामाबाद से कितनी दूर। हाँ, सब ये तो ये तो फिर डबल इल्जाम आ गया हमार भाई। ये क्या चक्कर है? लिफाफे किधर जाते हैं? ये तो नहीं, और ये मेरे लिए डाक के लिफाफे जरूर लाते हैं। वो भाई, आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, ये गुज़िश्ता जो अरसा गुजरा है वो सहाफ़ियों के लिए, लिखने वालों के लिए, और आप भी उसमें शामिल हैं, जिस शिद्दत के साथ ये नारा लगा कि जो आदमी सच लिखना चाहे, जो आदमी इमरान खान से इख्तलाफ करना चाहे, ज़रा सी तनकीद करना चाहे, वो लिफाफा लेता है। और हमारे साथ तो ये मसला रहा, आप जाहिर है आप सबको पता है कि 6 साल से ज़्यादा अरसा हम बेरोज़गार रहे। एक तो बेरोज़गार, ऊपर से ताना ये कि भाई आप लिफाफा लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल था इसको एब्जॉर्ब करना, और फिर घर आके इस सवाल का भी जवाब देना कि लिफाफे गए किधर हैं। हाँ, और फिर उसके नतीजे में ये जो शक निकलती है, ये बहुत खतरनाक ये है। सवाल आपसे भी घर में होता होगा कि वो लिफाफे हाँ। कहाँ जाते हैं जो जिनका हम तस्करा सुनते हैं। हाँ, तो वो उधर जाते हैं जिस पर उनका हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कोई बाहर जगह ढूंढ ले। वैसे साफी साहब, चले आपसे एक सवाल करते हैं। मुझे तो सच्ची बात है, कभी ऐसा मौका नहीं आया, जैसे हमने सुना हुआ है कि डॉलरों का ब्रीफ केस आ गया, कोई प्लॉट के कागज़ आ गए, कोई लिफाफा आ गया 2 करोड़ रुपया, उसमें कोई ट्रक मिल गया, तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ वाकया ज़िंदगी में? यार, वो मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन दोनों हवालों से ख़राब है। तो वो कहते हैं, एक तो लोगों को इस तरह नज़र आता है कि हमने इसको पेशकश नहीं की और इसने हमें मारा नहीं है, और ये दूसरे मामले में भी कि अगर आपको लिफाफे देने की कोई दूसरी जगह मिले, तो मुझे कहते हैं कि उस हवाले से भी तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब है कि लोग उधर संजीदा संजीदा देखते हैं, तो कोई आपकी तरफ इस नज़र से देखता नहीं है। तो किसी ने अभी तक हिम्मत ही नहीं की। अच्छा, अगर किसी आपकी तरफ हिम्मत नहीं कर सकता तो मेरा नंबर दे दीजिएगा। अब मैं बड़े इल्जाम बर्दाश्त कर चुका हूँ, एक दफा लेके अब आ ही जाने चाहिए लिफाफे। अच्छा, ये लिफाफे से मुझे याद आया, ये मुझे भी यही ख्याल आया कि लिफाफे से हम किसी और मौजू की तरफ सरक नहीं सकते। हाँ, नहीं, मैं उसी की तरफ सरकना चाहता हूँ जी, आप सरकिए कि ये आप हमारे माजी को जो खतूत लिखते थे, हाँ जी, हाँ जी, तो अब तो आसान काम है, व्हाट्सएप है ना, हाँ व्हाट्सएप, तो किसी को कन्विंस करना हो, माइल कराना हो, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप ये खतूत किस तरह पहुंचाते थे? उस जमाने में तो ये डाक का सिस्टम था ना। हाँ, तो मैं बिल्कुल वो उन पे एड्रेस लिखता था और वो पहुंच जाते थे। तो अब ज़माना आ गया है ये। तो आपने ये नहीं सोचा था कि वो खत अगर उनकी जगह आपके ससुर साहब या उनके भाई पढ़ लें तो क्या होगा? नहीं, बल्कि मैंने तो वो किताब छाप दी है। वो तो अभी छाप दी है ना, बाद में छाप दी है, लेकिन उस वक्त तो खतरे से खाली नहीं था। खतों में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको छुपाया जा सकता, और यहाँ तक कि उन्हें मैंने शाया कर दिया है। हाँ, अलबत्ता उसमें एक कसर ज़रूर है कि मैंने वाइफ को जो ख़त लिखे वो मौजूद रहे, लेकिन वाइफ ने जो मुझे लिखे उनका कुछ पता नहीं है वो किधर हैं, वो नहीं मिले। नहीं तो आपने जो उनको भेजे थे, हाँ जी, तो वो तो उन्होंने संभाल के रखे थे, उन्होंने संभाल के लेकिन रखे। आपको जो उन्होंने भेजे तो ये तो आप मुल्जिम बोलते हैं कि आपने फिर छुपा दिए या गुमा नहीं दिए। छुपा, हाँ ये बेहतर है कहना कि मैंने गुमा दिया। मैं ज़रा बेहतियाती हो गई है, हाँ जी, कि मैं उनकी कमा हक़ हिफाजत नहीं कर सका, बल्कि जो वो उनके खतूत आए हैं। कई वजह तो ये नहीं थी कि उसमें आप मुदाफ़ियाना पोजीशन में थे इसलिए आपने गुमा दिए? आपका ख्याल है लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, शुरू में आपने फरमाया था कि वो एक अलिफ डालने से वो मिजाज बन जाता है। हाँ हाँ, लेकिन आजकल उसका एक और हर्फ तब्दील हुआ है, क्या? मजाक बन गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छी बात। बहरहाल ये तो आप ये समझे कि इस दौर में सारी कदरें जो हैं वो मुज़महिल और कमज़ोर हो गई हैं, उसमें ये मिज़ाह भी शामिल है। अब ये है, मैं समझता हूँ अपना साफ़ी साहब के जो है अपना मिज़ाह, यानी यूँ समझिए कि जो शगुफ्तगी है उसमें शाइस्तगी होनी चाहिए, और दूसरी बुरी बात यह है कि उसमें एहतराम आदमियत होना चाहिए। मेरी सारी शायरी उठा के देख लीजिए मिज़ाह, एक शेर भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली के सामने बैठ के पढ़ा ना जा सके। तो मुझे ये एहतियात मलहूज़ रही है कि मैं मिज़ाह पेश करूं ऐसा कि जो है शाइस्तगी की और तहज़ीब की हुदूद में को क्रॉस ना करे, और शुक्र अल्लाह का। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब अनवर मसूद साहब और अमार मसूद साहब और उनकी अहलिया शनीला अमार साहिबा। मैं एक और सवाल मेरे जहन में आता है, शुअरा में आप अपने पहले से लोगों में गालिब से बहुत मुतासिर हैं। आप बात कर रहे थे हज़रत गालिब की, हाँ, तो मुझे अपना एक कथा याद आया। अब आप गालिब का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते, तो मैं अपना कथा पढ़ने के बगैर कैसे रह सकता हूँ? जी जी इरशाद। हाँ जी, वो ये है, बातें ही कुछ ऐसी हैं कि अब जिनके सबब से, बातें ही कुछ ऐसी हैं कि अब जिनके सबब से अपने पे मुझे हज़रत गालिब का गुमान है। गालिब की तरह कर्ज में हूँ मैं भी गिरफ्तार, गालिब की तरह मेरा किराए का मकान। अच्छा, गालिब को तो अपने फजूल खर्चियों की वजह से वो दिन देखने पड़े थे ना। हाँ, ये जो इमरान खान साहब आए थे और अम्मार को भी बेरोजगार कर दिया था और बाबी भी इसी तरह थी, तो ये दौर आपने कैसे काटा? नहीं, ये जो कुछ है शेर की हद तक है,
आप इसे हकीकत ना समझें। ये शेर की हद तक है। मैंने कहा इमरान खान के दौर में तो ये दोनों बेरोजगार कर दिए गए थे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर बच्चे बन गए थे, फिर आप माली सपोर्ट फराहम कर रहे थे इनको? नहीं नहीं, मैं तो हाँ, आपका मैं इसे आपका हुस्न ज़न है। तो मैं एक और चीज जानना चाह रहा था जी। कि अब गालिब से आप इतने मुतासिर थे और फराज आपके इतने करीबी दोस्त थे, लेकिन वो दोनों जिस के लिए मशहूर थे वो आदत आप में नहीं रही। नहीं, शुक्र है। इस पर आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि गालिब और फराज वाली जो वो आदत है वो मेरे अंदर नहीं है। अलबत्ता अब मैंने उस पे एक शेर भी है आपका। हाँ, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, आहा, मेरी आदत है कि पीता हूँ मैं पतला पानी। हाँ, और आपकी ये सवाल का जवाब है, मुझको शुगर भी है और पास शरीयत भी है, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी। बड़ा अच्छा। फराज के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बात तो ये है कि तो मैं यही हैरान था कि आपकी शायरी में उन दोनों की शायरी का मिठास है, वो कोई और उसका वो जिक्र भी है, नहीं। लेकिन जो मेरा तजुर्बा नहीं है वो मेरी शायरी में कैसे आए? उन दोनों की कड़वाहट से आपने अपने आप को बचा के रखा था, तो ये बड़ा ये अल्लाह ने मुझे बचाया। अलबत्ता ये है कि उनके साथ बड़ी दोस्ती थी। एक दफ़ा मैं और वो जहाज़ से आ रहे थे बहावलपुर से, और जब जहाज़ यहाँ पहुँचा इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पर, तो फराज ने मुझे कहा कि आखिर एक और आ गया रनवे। मुझे कहने लगे, फराज साहब के इस पर दूसरा मिसरा लगाओ, आखिर एक और आ गया रनवे। मैं कह फिल्म एक याद आई है जानवे। तो फराज साहब ने बहुत कई शेर ऐसे हैं जो फारसी में, क्योंकि उनका फारसी का ज़ौक़ बहुत अच्छा था, और कहीं उन्हें मुझे अगर इख्तिलाफ होता था तो मैं उन्हें फ़ोन करता था कि भाई ये लफ्ज़ यूँ नहीं है, गालिब की बात हो रही है, गालिब ने यूँ माना है। और फराज की ये बात अच्छी थी कि जब उसकी किसी गलती से उसे आगाह किया जाता था तो वो ममनून होता था और खुश होता था और अपनी इस्लाह कर लेता। मैंने सुना है वो खुद भी आपसे राब्ता करते थे अपनी बात उसकी इस्लाह के लिए। हाँ, वो भी राब्ता करते थे और मैं भी उनमें उनसे राब्ते में रहता हूँ। मुझे याद है कि अम्बाले में उन्होंने मेरे बारे में चंद बातें की जो अजीब थी। तो मैंने जब यहाँ आए फराज साहब, तो मैंने उन्हें कहा, फराज साहब उस वक्त वो उस हालत में थे, समझ गए हैं ना? हाँ। तो ये उनकी खूबी थी। मैंने कहा, फराज साहब आपने मेरे बारे में ये कहा था। कहने लगे हाँ कहा था। तो फिर मैंने कहा लिख दो, तो फिर उन्होंने लिख दिया। और मैं समझता हूँ मेरे बारे में नक्कादों ने जो कुछ लिखा है वो एक तरफ और फराज साहब का कहना एक तरफ। वो चंद लफ्ज़ मुझे याद हैं कि मेरे बारे में कहने की, ये शख्स उड़ती हुई आवाज़ों को पकड़ लेता है और उनको पकड़ के फिर मुंजमद कर देता है और फिर उन्हें तीली दिखाता है और वो फिर नए अंदाज में नए रंगों के साथ उड़ने लगती है। ये मैं समझता हूँ ये फराज ने मेरे बारे में बहुत ही बुनियादी बात की है। फराज साहब के बेटे शिबली फराज साहब, हाँ हाँ, वो रवैये और नजरी के लिहाज से बिल्कुल बिगड़ गए। उन्होंने कभी इस्लाह के लिए आपकी तरफ रुजू किया? मेरी शिबली फराज साहब से कोई ज़्यादा याद अल्लाह नहीं है।
अलबत्ता किसी फंक्शन में किसी मुहज़्ज़ब आदमी की नहीं रही आप? नहीं सिर्फ उन्होंने मतलब उनके बाप से ज़रूर राब्ता रहा है, लेकिन उनके बेटे से मेरी कोई दोस्ती या याद अल्लाह नहीं है। अलबत्ता जब भी वो किसी फंक्शन में मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं शिबली साहब, और ये उन्हें याद आता है कि मेरे बाप के साथ अनवर मसूद के मरासिम जो हैं बहुत अच्छे थे। लेकिन दोनों बाप बेटे के कौमी किरदार में आपको कोई कदर मुश्तरक नज़र आता है? देखिए, मैंने कहा ये आपकी सवाल की नौइयत कुछ सियासी हो गई है। हाँ, फराज साहब के साथ बड़े बड़े हम बैरूनी मुल्कों में भी गए, हिंदुस्तान में भी इकट्ठे गए और कनाडा में भी गए और नॉर्वे में भी गए। मैंने बहुत सफ़र उनके साथ तय किए हैं और मुझसे उधर जाके कभी क्लब में तो इकट्ठे नहीं गए? कौन से क्लब में? कौन से क्लब में? नहीं, ऐसे वैसे क्लब में मैंने। ये आपने अपनी औलाद को माशाल्लाह तहजीब के लिहाज से, मेहमान नवाजी के लिहाज से, वैल्यूज़ के लिहाज से, बाकी सब लिहाज से अपना जानशीन तो बना दिया, लेकिन इनमें कोई शायर नहीं बन सका। इसकी वजह उससे सुन ले। अच्छा, इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। देखिए, ये मेरा ज़ाती सोचा समझा फैसला था कि शेर नहीं लिखना, और उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अच्छा शेर लिखता तो किसी ने मानना ही नहीं था मैंने लिखा, और फ़र्ज़ कीजिए कि मैं बुरा शेर लिखता तो लोग मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता, अनवर साहब का बेटा है तो बुरा शेर। तो मैंने नस्र को ही मैदान बनाया, और मेरी इब्तदा में मैंने अफसाने लिखे। मेरी पहली किताब जो थी वो अफसानों की थी, फिर कॉलम की तरफ आ गया और समाजी सियासी इश्यूज पर लिखे। लेकिन मुझे बुनियादी तौर पर कहानी लिखना, कहानी सुनना, कहानी की तफसील में जाना, किरदारों को जानना, ये ज़्यादा पसंद है। भाभी, आपने क्यों यानी तज्जियाकारी और सहाबत के अलावा शायरी का इंतखाब क्यों नहीं किया? नहीं, मेरा तो ये शायरी उर्दू अदब पे से बहुत ताल्लुक ही नहीं था। ये उर्दू अदब पे बड़ा एहसान हुआ है वैसे। मेरी तो सारी स्टडीज जो थी वही पॉलिटिकल साइंस, IR, वो मैंने पढ़ा था। फिर मुझे बचपन से ही ना पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी ऐसी थी कि उस वक्त फीमेल इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं आती थी, कुछ परमिशन भी नहीं थी उस तरफ से, तो इस वजह से मैं मीडिया की फील्ड में आ गई ताकि मैं सियासत के करीब तो रह सकूं और अपना वो शौक भी पूरा कर सकूं। लेकिन आप तो बड़ी नाकाम बहू साबित हुई है कि आपने अब्बू को रत्ती भर कोई पॉलिटिक्स का नशा नहीं चढ़ाया। नहीं, अब्बू की आप शायरी नहीं पढ़ते, अब्बू शेर करते नहीं, वो टमाटर पे लिखते हैं, महंगाई पे लिखा है, बनियान पे लिखा है, भिंडी पे लिखा है, लेकिन सियासत पे नहीं लिखा है। तो नहीं, अब्बू इन्होंने आपकी वजह से तो इनको थोड़ा बहुत सियासत का मरीज होना चाहिए था। बजट पे लिखा है इन्होंने, IMF पे लिखा है, मुशर्रफ के ऊपर अब्बू जो मुशर्रफ बाजिया होते हैं वो सुना देना जरा, सुना दे अब्बू इनको। हाँ, जरा वो सुना दीजिए ना। अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे। वाह। अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बसिया होते रहे? इससे अच्छा क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बसिया होते रहे हैं? एक कथा सुनिए, एक ईद के हवाले, एक पुलिस वाले ने कल मुझसे कहा, कुछ तो इजहार सखावत कीजिए, चूंकि ईदी मांगना ममनू है, मुझको फितराना इनायत कीजिए। अब वो साफी साहब पे IMF वाला भी सुना देना, मिल गया है कर्जा। शुक्र वाजिब है हुए अब तक नहीं दीवालिए। शुक्र वाजिब है। आप सियासत की तरफ लौट आए हैं तो चलिए। वो हमारी पूरी कौम सियासत ज़दा हो गई है। शुक्र वाजिब है हुए अब तक नहीं दीवालिए,
मिल गया है कर्ज हमको, आओ बंगला डालिए। अब मिल गया, अब आपको पता चला कि सियासत मिल में कितनी गया गहरी नजर है। मतलब ये कि भाभी कामयाब हुई है। हमको। आपको पता है हमारे अभी तक अखबार जो अबू के लिए आता है सुबह 9 बजते हैं, तो जो मुलाजमीन है और हमारी सबकी ड्यूटियां लग जाती है, एक एक दफा सब जाके बाहर देख रहे थे अखबार आया कि नहीं आया, अखबार आया कि नहीं आया। इस दौर में भी जबकि अब अखबार बहुत कम हो गया, अब्बू अखबार रोज पूरा पढ़ते हैं। उसके अलावा टीवी की सारी जिस टाइम पे भी खबरनामा है ना, 3 बजे 6 बजे 9 बजे अब्बू ने लाजमी देखना है खबरनामा। तो ये नहीं कि सियासत पे उनकी नजर नहीं, सियासत पे बड़ी गहरी नजर है। देखिए मेरी पंजाबी की एक अखबार है, इन्होंने जिक्र किया था, एडे कहर समय दियां अनवर जेड़ा खबरां वेखे, आपे अपनियां हड्डियां बाले, आपे बह के सेके, मेरे जिहा नमूरक कोई पढ़िया लिखिया बंदा, दुखा दी मैं पंड खरीदी पलियों पैसे दे। वाह वाह वाह, पैसे दे के दुख खरीदते हैं। वाह हाँ वाह। जी, अच्छा, वो तो पहले तो सिर्फ आप पैसे दे के अपने लिए अखबार की सूरत में दुख खरीदते थे। अब हम बगैर पैसों के भी शाम को टॉक शोज की सूरत में भी आपको दुख देते ये हैं। दुख। तो आप अपनी डिप्रेशन कैसे दूर करते हैं? डिप्रेशन शेर कह के, शेर मैंने कहा वो ये है कि जीम से जियो का चैनल, हाँ, जीम से जियो का चैनल, और जिरगा जीम से, और जिरगा जी, और जिरगा जीम से ईद की खुशियां मनाने का है जज्बा जीम से। जीम वाह वाह। ईद की खुशियां बहुत मनाने अच्छे से। का है जज्बा जीम से। ये जो है ना, अपना दर्जियों के पास बड़ा रश होता है इस ईद पे, हाँ। तो उनसे अजीब अजीब हरकतें होती हैं। तो मैंने कहा बख्शिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने मेरी कमीज में नेफा। और बड़ी अजीब बात है कि वो भी बड़े तपाक से ईद मिलते हैं जिन्होंने एक रोज़ा भी नहीं रखा था। टूटती चीखती चटकती हैं हड्डियाँ पसलियाँ बेचारों की, रोज़ा खोरों से ईद मिलते हैं। शामत आई है रोज़ादारों की। शामत आई है रोज़ादारों की। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ है द वन एंड ओनली जनाब अनवर मसूद साहब। अच्छा, मेरे ये एक महबूब तरीन कायद लीडर आपको मालूम है? आपके? हाँ, अल्लाह जाने, पता नहीं। इमरान खान साहब है, तो उनके बारे में या उनकी हुकूमत में कुछ लिखा है? हाँ, मुझे पता चला आपका उनसे क्या रहा। बात ये है सैफी साहब, मैं मायूस नहीं होता। ला वो है तक न तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो बेसूरती है इस वक्त, उससे कोई सूरत निकल आती है, यकीनन निकल आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रूमी ने कहा है, सूरत अज बेसूरती आयत बरूं, सूरत तो बेसूरती से निकल आती। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, ये मुल्क जो बना था ये अल्लाह और रसूल के नाम पे बना हुआ है। और ये देखिए, इसके प्लस पॉइंट्स भी तो देखें ना आप, कि कांग्रेस की ख्वाहिश थी कि ये ना बने, लेकिन ये बना। फिर उसकी ख्वाहिश थी कि ये एटमी ताकत ना बने, ये बना। और फिर उनकी चाहत थी कि चीन के साथ इनका कोई राब्ता ना हो, और वो राब्ता हुआ। वो हमारे बड़े रोशन मुस्तकबिल की निशानी है। इसलिए जो प्लस पॉइंट्स भी ज़रूर देखे जाएं, और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसा होगा
पाकिस्तान इस दुनिया में हमेशा कायम रहने के लिए आया और हमें इस सिलसिले में मायूस और नामुईद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, वो तो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ला जिस तरह तकनतू मिन रहमतिल्लाह। हाँ, और अफराद भी पैदा होते हैं। उस रोज़ मैं सुन रहा था आपने कि मियां मोहम्मद बख्श के बारे में कि जी देखिए, सादी और उस जैसे लोगों के होते हुए हाँ जी, लोगों को अपना हम नवा बनाना, यानी उन्होंने वो लोग हमारे जो वाइज़ीन किराम थे वो मिंबर पर हाफिज़ के और सादी के शेर पढ़ा करते थे। जब मियां मोहम्मद साहब की किताब सैफुल मलूक जो 10,000 अशार पर मुश्तमिल है, वो इतनी बड़ी मसनवी है कि उसका कोई पंजाबी में कोई जवाब नहीं है, यानी। और उनके यहाँ बड़ी मुस्बत है, इश्क का बड़ा मुस्बत रोल है। इफरीता पर करे सवारी इश्क दलेर सिपाही, इश्क वो सिपाही है जो कि इफरीतों पर भी, जिन्नों पर भी सवारी करता है। ये मियाँ साहब हैं। तो उनके यहाँ आप अंदाज़ा कीजिए, मेरी किताब मेला अखियाँ दा पंजाबी की, एक सूबे की किताब, लेकिन आपको हैरत होगी कि उसके 75 एडिशन शाया हो चुके हैं। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए तो पहली नज़मी मैंने मियाँ साहब पे लिखी है, उसके 4 शेर वो ज़रूर सुनाऊँगा मियाँ साहब की शख्सियत के बारे में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद बख्श, मियाँ मोहम्मद बख्श नहीं, वो तो आजकल मदीने में है। हाँ जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ जी, मैं नवाज शरीफ साहब। हाँ, और शेर से ज़्यादा दिलचस्पी मुशारफ नहीं है उनको। हाँ, नहीं, उन्हें भी दिलचस्पी है सुनने की हद तक। बल्कि एक दफ़ा मदीने में बहुत मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और उन्होंने पैगाम भेजा था कि आइए और हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सका था। तो बहरहाल जी, मैं वो शेर ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ। मियाँ साहब के पंजाबी में शेर, मैं बेकीमत कखा वांगू, मैं तो तिनकों की तरह बेकीमत हूँ। वाह, मैं बेकीमत कखा वांगू, हौला यूं परछावां, मैं इतना हल्का हूँ जितने साया होता। मैंने मियाँ साहब पर लिखे उन्हीं के बहर में। मैं बेकीमत कखा वांगू, हौला जाओ ज्यूं परछावां, तो सांझा कोई मर्द कलंदर जग ते टावां टावां। कहानी और मिल्क तुहाडी मुल्क सुखंदा, शेर की जो कंट्री है वो आपका है। मिल्क तुहाडी मुल्क सुखंदा, साडी बाज गुजारी, एक एक शेर तुहाडे उत्ते 100 अत्थर आंसू वारी। करम करो ते दसो हजरत, मैनू भी ओ पासा, रज रज पाए जिथों अख मेरी दा कासा, ते इश्क दा लंबू बाले जेड़ी, जई तजली होवे चली, जई तबीयत मेरी होर भी चली होवे, ते डाडी भुख जे लगी होवे, मंगणों नहीं कोई संगता। बहुत भूख लगी हो तो मांगने से नहीं कोई शर्माता। डाडी भुख जे लगी होवे, मंगणों नहीं कोई संगदा, मैनू दर्द मोहब्बत बख्शो, मैं नहीं दारू मांगता। इंज सवाल करे सा ज्यों करड़ियाँ करे अयाना, मैं इस तरह सवाल करूँगा जिससे बच्चा जिद करता। इस दरगाहों हजरत साहिब मैं नहीं खाली जाना। वाह, अच्छा, ये इब्तिदाई शेर हैं मेरी किताब मेला अखियाँ दे, जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की मैंने नज़र की है। अल्लाह कबूल करे। नाजरीन, अनवर मकसूद साहब, अमार मसूद साहब और उनकी अहलिया की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। ये इतनी खूबसूरत इनकी बातें हैं और इतना खूबसूरत घराना है,
और इतना तवील इनका तजुर्बा है, मुतालिया है, तख्लीक़ात हैं कि 1 घंटा तो क्या शायद 1 सदी में भी उस पर गुफ्तगू करती हुई उनका अहाता नहीं हो सकता। तो वक्त की किल्लत की वजह से आज का जरगा हम ख़त्म करते हैं, लेकिन कल के जरगे में भी अमार मसूद साहब और शनीला भाभी और अनवर मसूद साहब हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और कल की ईद की खुशियाँ भी हम खुशियाँ बिखेरने वाले इस घराने के साथ गुजारेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है इंशाअल्लाह कल के जरगे में।